हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे। आप खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। हम चर्चा कर रहे थे, अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं। राजस्थान की कौन सी है? प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। तो इसमें हमने पहला पॉइंट देखा था अरावली पर्वतमाला। इसी अरावली पर्वतमाला के इर्द गिर्द क्या सभ्यताएं बसी हुई है, तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अरावली का प्राचीन नाम अरावल है। कितना परसेंट है राजस्थान में, इसका कितना परसेंट पाया जाता है? 692 कुल है इसकी लंबाई। और राजस्थान में अगर बात करूं तो 550 किलोमीटर है। ये कुल अरावली पर्वतमाला कितना 80% जो राजस्थान में पाया जाता है। इसके जो उत्तर पूर्व में अलग भागों में बांटती है, दक्षिण पश्चिम में अलग, दक्षिण पूर्व में अलग भागों में है, उत्तर पश्चिम में अलग नामों से जाना जाता है। सघन जनसंख्या है, विरल जनसंख्या है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी। उत्तरी पश्चिमी रुस्तले प्रदेश की जो नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती है, दक्षिण पूर्वी मैदान की नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती है, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। ये किन किन राज्यों से और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, तो पहले सेशन में हमने इसके बारे में देखा था। इसके बाद हमने कल चर्चा की थी विराट सभ्यता। विराट सभ्यता है तो हमने देखा कि अरावली जो पर्वतमाला है, इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। एक जगह पर इसका अलग नाम है, दूसरी जगह पर इसके अलग नाम है। तो विभिन्न जगहों पर इसके अलग अलग नाम दिए गए। तो जब यह जयपुर के आसपास होती है तो जयपुर के ऊपर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, छोटी मोटी पहाड़ियां बसी हुई, जिसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या बिजक है। इस पहाड़ी पर एक सभ्यता बसती है जिसका नाम क्या है विराट है। जिसका नाम कौन सा है? विराट है। और जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाभारत से मिलती है। महाभारत के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो विराटनगर आता है। विराटनगर को पढ़ते हैं, उसमें चर्चा की जाती है कि इसी के आसपास विराट बसा हुआ था। विराटनगर मत्स्य जनपद, जनपद युग था। हमने सारी डिटेल दी थी, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विराटनगर क्या है? मत्स्य जनपद था। जनपद युग की अगर राजधानी या मत्स्य जनपद की राजधानी पूछता है तो वो कौन सी है? अपनी विराटनगर आती है। इसकी उत्खनन की अगर हम बात करते हैं, इसकी खोज 1937 में की थी और इसका उत्खनन 1962 में किया गया था। हमने इनकी पूरी डिटेल पढ़ी थी। माता कुंती को प्यास लगती है, कुंती अपने अर्जुन से कहती है बेटा कहाँ ले आया, बेटा तू कहाँ ले आया, यहाँ पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। तो अर्जुन ने अपने तरकस से बाण निकाला, वहां पर तीर चलाते हैं जिससे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? तीर गंगा, अर्जुन की गंगा या बाण गंगा है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि विराट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अपना विराट जो है बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हमने चर्चा की थी उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका विराट पर प्रथम बार अधिकार, इनका प्रथम बार विराट पर अधिकार रहता है। तो मौर्यकालीन से संबंधित होते हुए अगर पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी सभ्यता मौर्यकालीन से जुड़ी हुई है, मौर्यकालीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, तो विराट सभ्यता अपनी मौर्यकालीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इनके गुरु थे चाणक्य है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है, तक्षशिला पाकिस्तान के निवासी थे। इनका बाद में पौत्र होता है अशोक महान है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था अशोक महान है। 261 में अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस कलिंग के युद्ध में अशोक महान ने इतनी राशि देखी कि ये क्या विचलित हो गया। उसने कहा था कि मैं रणभेरी की बजाय धर्मघोष का नारा देता हूं, यानी मैं कहे केवल मारकाट में विश्वास नहीं रखता, अपने जो क्षेत्र विस्तार है वो रणभेरी की बजाय मैं धर्मघोष में, यानी धर्म को बनाकर मैं जो व्यक्ति मिलना चाहे उनके अनुसार क्या चलूंगा। ऐसे नहीं है कि काट पीट करके लोगों को अपने क्षेत्र में मिलाऊंगा। तो इस प्रकार 261 में कलिंग के युद्ध के बाद जो अपने अशोक मान थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। उपगुप्त से प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास रखता हूं। भारत में प्रथम बार शिलालेख लिखवाए थे, यानी पत्थर के ऊपर जो अंकुरित, आज आपने देखते हैं अंकुरित किए जाते हैं, नाम है कि ये काम फलाने ने किया, ये काम उसने किया। इस प्रकार प्रथम बार भारत में लिखाने वाला व्यक्ति कौन सा? अशोक मान। इनके द्वारा भारत में प्रथम बार जो शिलालेख लिखवाए गए थे, उनके द्वारा विराट में एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम कौन सा है? भापरू शिलालेख है। 1837 में कैप्टन बट के द्वारा इसकी खोज की जाती है और ये वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया और ब्राह्मणी लिपि में। आज भी आप जाए कलकत्ता में तो देखिएगा ब्राह्मणी लिपि में एक है अंकुरित, उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। अशोक मान ने प्रथम बार भारत में कौन सा शिलालेख लिखवाया था और इसमें कौन कौन सी बातें क्या है इन्होंने सम्मिलित की थी। इसके बाद हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति है किसी धर्म का अनुयायी बन जाता है, मैं हूं आप हूं, कोई भी आप इस देवता को मानने लगते हैं तो उसका प्रचार करें, तो उसके बारे में सोचेंगे आप। तो अशोक मान के बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो ये भारत की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में विराट में बौद्ध धर्म, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठित के द्वारा बनाए गए, जो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम केंद्र माने गए। विराट को बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम केंद्र माना गया है क्योंकि जो अशोक महान है उनके द्वारा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध विहार और बौद्ध मठ बनाए गए थे। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ से प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा मिली है। महात्मा बुद्ध की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा कहाँ से मिली? हमें विराट से मिली है। ठीक है, प्रथम बार यहीं से महात्मा बुद्ध के बारे में लोग जानते हैं। यहाँ से मानव निर्मित प्रतिमा है। ठीक है, मानव के ज्ञात, मानव के द्वारा खोजी की प्रथम प्रतिमा कौन सी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो विराट से खोजी की है। अब अगर ये विराट है, इसके ऊपर किसी शासक का शासन तो रहा होगा,
तो दो विदेशी व्यक्ति है, हुन शासक तोड़मल में मेहरपुर की मुद्राएं मिली है, और दूसरा अगर मैं बात करूं यूनानी शासक मिंडार की मुद्राएं मिली है। आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा है, इनके बारे में चर्चा की। 36 मुद्राएं हमें यहाँ से विराट से मिलती है, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्रित मुद्राएं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, आप इन मुद्राओं के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, केवल प्रश्न इतना आएगा कि यहाँ से कितनी पंचमार्क मुद्राएं मिली है, तो 8 मिली है। 28 की अगर हम बात करते हैं तो इंडो ग्रीक इनसे मिलाकर 28 मिली है, और 16 जो होती है पिंडेर, ठीक है, शासा जो यहाँ का शासक था मिंडार से संबंधित के यहाँ पर मुद्राएं मिली है। यूनानी शासक मिंडार की जो मुद्राएं मिली है उससे संबंधित क्या कितनी है, 16 मुद्राएं यहाँ से क्या प्राप्त होती है। तो ये हमने डिटेल देखा। अब अगर बात करूं ये जो विराट क्षेत्र है, विराट के आसपास का इनके जो राजा विराट है उनकी जो कुल देवी है मनसा माता का मंदिर पापड़ी गांव में बना हुआ है, और यहाँ पर के पांडवों ने अपने के जो हथियार है लोहागल उदयपट वाटी झुंझुनू जो है वहां पर तालाब बना था, उसमें अपने हथियारों का विसर्जन कर दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर ये हथियार के गल गए थे, ठीक है। ये हमने इस प्रकार विराट के बारे में चर्चा की थी। विराट किस तरफ है, विराट की अगर हम बात करते हैं जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर है, उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे, दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। तो चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है, हमने जब स्टार्ट किया था तो राजस्थान की जो पतंगाकार आकृति है, चतुष्कोणीय त्रिभुजाकार है, इसमें अरावली जो पर्वतमाला इस प्रकार गुजरती है, अरावली पर्वतमाला इस प्रकार गुजरती है। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके विभिन्न जगह पर अलग अलग नाम है, इसके विभिन्न जगह पर अलग अलग नाम है। जब यह सीकर के आसपास के क्षेत्र से गुजरती है तो इसका नाम क्या कहा जाता है, इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, कोल्हान की पहाड़ी। कौन सा आता है, कोल्हान, कोल्हान की पहाड़ी। जब सीकर के आसपास हम गणेश्वर सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो अरावली जो पर्वतमाला है, क्योंकि हमने अरावली पढ़ ली है तो इसी को लेकर हम बेस से चलते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जयपुर की जो पहाड़ियां थी उसकी बीजक भूमि भी महादेव गणेश थी। जब ये सीकर के आसपास के क्षेत्र से गुजरती है तो इसका नाम कौन सा है, कोल्हान की पहाड़ी है। और इस कोल्हान की पहाड़ी से प्राचीन समय से तांबा निकाला जाता है। कोल्हान की पहाड़ी से, कोल्हान की पहाड़ी से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। कोल्हान की पहाड़ी से प्राचीन समय से क्या है, तांबा है वो निकाला जा रहा है। आपने सुना होगा ताम्रजनी सभ्यता या ताम्रलिप्त सभ्यता है, क्यों कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी कोल्हान की पहाड़ी से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है। ये क्षेत्र कौन सा आता है, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू है। अभी थोड़ी दिन आपने देखा होगा, अखबार पढ़ते हो तो आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले इसमें आग लगी थी। खेतड़ी झुंझुनू की जो ये माइंस है जहां से तांबा निकाला जा रहा है, थोड़े दिन पहले क्या आग लगी थी, तो यहाँ पर क्या काफी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो कोल्हान की पहाड़ी से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है। ये क्षेत्र कहां पर आता है, खेतड़ी झुंझुनू के आसपास है। तो इसे कोल्हान की पहाड़ियां पूछेगा कौन से क्षेत्र में स्थित पड़ती है, तो सीकर के आसपास का क्षेत्र है, खेतड़ी झुंझुनू है, यहाँ पर क्या है अपना क्षेत्र पड़ता है कोल्हान की पहाड़ी। यहाँ से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है। क्षेत्र पूछे तो कौन सा आता है, खेतड़ी झुंझुनू है। अब आता है सीकर, कौन सा आता है, सीकर है। सीकर के आसपास का क्षेत्र है, सीकर है, इसलिए मैंने सीकर कहा। सीधा कह सकते हैं खेतड़ी झुंझुनू से प्राचीन काल से तांबा निकाला, लेकिन सीकर का कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेशन है, संबंध है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीकर है तो सीकर का एक प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम है सीकर का प्राचीन नाम कौन सा था, वीर भान का वास है, वीर भान का, वीर भान का वास। सीकर का प्राचीन नाम कौन सा आता है, वीर भान का वास है। कौन सा आता है, वीर भान का वास है। हमने जब प्राचीन नाम पढ़े थे तो इसमें उनकी चर्चा की थी। तो सीकर का प्राचीन नाम वीर भान का वास है। यहाँ पर एक तहसील हुआ करती थी सीकर के पास, के पहले एक तहसील थी जिसका नाम था नीम का थाना। अभी इसे क्या बना दिया गया, जिला है। अभी हाल ही में नवीनतम जिले बनाए हैं, उसमें नीम का थाना को जिला बना दिया गया। पहले नीम का थाना एक तहसील हुआ करता था जो सीकर के अंदर में आता था। तो जिला कौन सा आता है, नीम का थाना है, नीम का थाना है। पहले चर्चा करते हैं अरावली जो पर्वतमाला है इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। खेतड़ी झुंझुनू के आसपास गुजरती है, सीकर के आसपास, जिसका नाम कौन सा है, कोल्हान की पहाड़ी है। यहाँ से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है। तो कौन सा आता है, खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। अब सीकर है, इसका प्राचीन नाम कौन सा था, वीर भान का
वास है। इसमें पहले तहसील हुआ करते थे, अब जिला बन गया है। कौन सा है जिला की अगर हम बात करूं तो कौन सा है, नीम का थाना है। तो नीम का थाना है, इसमें एक गांव आता है खंडेला है। नीम का थाना गांव है, यहाँ पर क्या नीम का थाना जिला है, यहाँ पर एक गांव आता है खंडेला है। कौन सा आता है, खंडेला है। तो खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कांतली या कांटली है। कांतली, दोनों में से एक नाम दिया होगा, या कांटली है। तय भी कहते हैं, तय भी कहते हैं। तो वीरभान का जो पास है, सिक्कर का प्राचीन नाम है, इसके पास एक जिला बना है नवीनतम नीम का थाना। पहले ये तहसील हुआ करती थी, इसका एक गांव है, यानी नीम का थाना का एक गांव है जिसका अगर मैं बात करूं तो खंडेला है। तो खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सा है, कांतली या कांटली नदी है। और इस नदी की अगर मैं बात करता हूं कि किस प्रकार की आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी यहीं से निकलती है और यहीं पर विलुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां वे नदियां हो जाती है जो एक क्षेत्र विशेष में बहती है। ऐसा नहीं है वो अपना पानी या तो अरब सागर में ले जाएगी या बंगाल की खाड़ी में, इन दोनों में न ले जाकर जिस क्षेत्र विशेष में चलती है, यानी सीकर चूरू झुंझुनू है, इसी क्षेत्र में ये बहती है और यहाँ से उद्भव होती है। कांतली जो खंडेला से उद्भव होती है और इसी क्षेत्र में तीन क्षेत्र है जो शेखावटी, सीकर चूरू झुंझुनू कहा जाता है, इसी क्षेत्र में क्या विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सा, कांतली या इसी कांटली भी कहा जाता है। इस नदी के मुहाने पर एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा आता है, गणेश्वर सभ्यता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसती है, यानी इसी के पास एक गांव है जिसका नाम क्या, गणेश्वर है। गणेश्वर है और इसी गणेश्वर के आसपास की एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा है, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है। तो हम चर्चा करेंगे इस गणेश्वर सभ्यता, डिटेल बताने की वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक एक ढांचा समझ में आए तो इससे क्या है, चीजों को समझने में आसानी हो। तो हम चर्चा करेंगे इस गणेश्वर सभ्यता की। तो पहले चर्चा करते हैं, कोलान की पहाड़ी प्राचीन नाम से ताना कालाजार खेतरी झुंझुनू से है और सीकर इसका प्राचीन नाम वीरभान का वास है, जिला नीम का थाना है। इसमें एक खंडेला गांव है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम कांतली या कांतली नदी है। इसी के आसपास एक गांव बसा हुआ है, गणेश्वर है। तो गणेश्वर नदी है, इस कांतली के आसपास का क्षेत्र है, गणेश्वर है। इसी गणेश्वर गांव के आसपास के एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा है, गणेश्वर है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। अब इसकी बात करते हैं, खोज किसने की, गणेश्वर सभ्यता की अगर मैं खोज की बात करता हूं तो रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की जाती है। रतनचंद्र अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता की खोज की अगर कोई बात करता है तो 1972 के अंदर, 1972 के अंदर जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज की जाती है। और खोज करने वाले व्यक्ति कौन से थे, रतनचंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा इसकी खोज की जाती है। पहला कोई व्यक्ति होता है कहीं घूमता है, तो अभी रेड जो है, ठीक है, भरतपुर का एक क्षेत्र है, वहां पर अभी सभ्यता खोज की, तो वहां पर किसी ने खुदाई की होगी तो सब पर तो इसी का नाम आएगा। तो इसी प्रकार रतनचंद्र अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति, उनके द्वारा सर्वप्रथम जो गणेश्वर सभ्यता है वहां उस स्थल पर गए होंगे, किसी भी प्रकार से वहां पर क्या खुदाई की होगी और उन्हें पता चला होगा। तो इसलिए खोजकर्ता की अगर बात करते हैं तो कौन से कहलाते हैं, 1972 में जो रतनचंद्र अग्रवाल है ये इसके खोजकर्ता कहलाते हैं। इसके बाद इसका खुदाई का काम किया जाता है। खुदाई का काम करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्खनन है, उत्खनन है 1970-78 में इसका उत्खनन किया गया था। एक तो कौन से थे, अपने रतनचंद्र अग्रवाल थे और दूसरा व्यक्ति था विजय कुमार है। कौन सा कुमार है, विजय कुमार है। तो रतनचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और कब किया गया था, 1977 और 1978 के अंदर इसका जो उत्खनन था वो किया गया। तो हम बात करेंगे कौन सी सभ्यता है, अपनी गणेश्वर सभ्यता है। तो इसकी खोजने का कार्य तो किसने किया था, रतनचंद्र अग्रवाल ने। बाद में थोड़ा समय बीतता है और थोड़े समय के बाद में इसका उत्खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है। खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन से थे, कोई रतनचंद्र अग्रवाल है और कौन से थे इनके साथ, विजय कुमार है। दूसरा इसे वीएन मिश्र भी कहा जाता है, वीएन मिश्र है, वीएन मिश्र के नाम से कई किताबों में दिया जाता है, लेकिन परफेक्टली जो नाम आता है वो कौन सा आता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे अपने तो विजय कुमार है और रतनचंद्र अग्रवाल है, इनके द्वारा इसका क्या उत्खनन किया गया है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है। और इसका अगर बात करूं कौन सी तहसील में आता है, तो पहले तो ये नीम का थाना में आता था, अभी कौन सा ये जिला बना दिया, तो कौन सी जिले में आएगा, नीम का थाना जिला में आता है।
और इसे प्राचीन समय से क्या तांबा कहां से निकाला जा रहा है, खेतरी झुंझुनू से प्राचीन समय से इसका क्या है तांबा निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता है, तो यह सभ्यता है, इसमें एक आप देखेंगे चारों तरफ नजरें घुमाएंगे तो यहाँ के जो मकान है वो पत्थरों से बनाए गए। अभी तो लोग यहाँ पर क्या है ईंटों के मकान बनाने लगे हैं, लेकिन प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर के मकान जो है वो क्या है पत्थरों से बनाए गए। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे गणेश्वर सभ्यता के अधिकांश जो मकान है वो पत्थरों से निर्मित है। पहले वाले तो सारी, लेकिन आजकल लोग ईंटों का प्रयोग करने लगे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के मकानों में गणेश्वर सभ्यता के भवन पत्थरों से बनाए गए। गणेश्वर सभ्यता के जो भवन हैं वो किससे बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाए गए। जब जयपुर से आप सीकर की तरफ आए तो आप अपने कभी बाहर की तरफ बस में बैठे हो तो बाहर की तरफ देखिए, आपका खुद का पर्सनल कोई साधन हो तो उस पर जब बैठे हो तो बाहर की तरफ आप देखिएगा। जब जयपुर से सीकर की ओर आते हैं तो बाहर की तरफ क्या ट्रालों के अंदर, ठीक है, बाहर की तरफ ट्रालों के अंदर क्या है जो पत्थर भरे होते हैं, ट्रालों के अंदर इतने इतने बड़े पीस होते हैं, वो पत्थर भरे होते हैं। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ये मजदूरी वो इस कोल्हान की पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से इन पत्थरों को लाते, इन पत्थरों को क्या लाते हैं और वहां पर क्या ट्रैक्टर ट्राली खड़ा कर देते हैं। जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से क्या वो वहां से ले जाता है। आज भी पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में सारे जो मकान थे गणेश्वर के, सीकर की सभ्यता है वहां पर किसके बनाए गए थे, पत्थरों के बनाए गए थे। अभी तो फिर भी ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में आपको आज आप जाएंगे तो जयपुर से सीकर की तरफ एंट्री करते हैं, तो जैसे सीकर की तरफ आते हैं, सीकर में एंट्री होने वाली है तो बाहर की तरफ जो सर्किल है उस सर्किल के आसपास देखें तो ट्राले खड़े रहते हैं और उनमें क्या है ये पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से क्या है ये भरे होते हैं। जिस व्यक्ति को जितना जरूरत होता है वो उतने हिसाब से पत्थर ले जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता मुख्यतः कौन सी प्रकार की सभ्यता है, पत्थर निर्मित सभ्यता है, यानी इसका जो भवनों का निर्माण है वो पत्थरों से किया गया है। इससे हमें पता चलता है ये किस प्रकार की है, तांबर या कांस्य युग था, क्योंकि उसी समय तांबा या कांस्य होता था, ताम्र युग तो इसे कहा जाता है। तो तांबर या कांस्य युग था। गणेश्वर सभ्यता के समय कौन सा युग था, तांबर था या कांस्य युग था। तांबे का तो यहां से लगातार क्या उत्खनन हो रही था, तांबा या कांस्य युग था। प्रश्न पूछ लिया जाए गणेश्वर सभ्यता निम्न में से किससे है, तांबे या कांस्य युग से संबंधित होती है। तो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ से हमें डेली यूज में काम आने वाली कुछ चीजें मिली, जैसे थाली है, लोटा है, गिलास है, सुई है, चम्मच है, ठीक है। तो यहां से अगर गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करता हूं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहां से हमें दैनिक जीवन में, यहां से हमें दैनिक जीवन में काम आने वाली, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। थाली है, लोटा है, गिलास है, थाली, लोटा, गिलास, सुई, चम्मच है और एक क्या बनाकर मिला है, ये क्या मिला है, बनाकर मिला है। तो इस प्रकार जब किसी भी सभ्यता की खोज की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है, तो वहां से हमें कुछ न कुछ वस्तुएं मिलती। कालीबंगा पढ़ेंगे उसमें विभिन्न प्रकार की अलग वस्तुएं मिली थी। विराट की अगर बात करते हैं तो मानव निधन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली थी और यहाँ से मृत भांड मिले थे, तो मृत पत्थर पर बनाए गए थे, यानी शिव जी के अवतार की एक संरचना है, श्लेषनुमा संरचना मिली थी। तो इस प्रकार अलग अलग चीजें मिलती। तो हमने गणेश्वर को जब खोदा था तो यहाँ से हमें क्या मिली है, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें मिली है। थाली है, सुई है, लोटा है, गिलास है, चम्मच है और एक क्या बनाकर मिला है, यानी बाण के आगे का हिस्सा है, बनाकर है, बाण होता है ऐसे, उसका आगे का तीरनुमा जो संरचना होती है वो हमें यहाँ से मिली है, जिसे क्या कहा जाता है, बनाकर कहा जाता है। तो यहाँ से जो बनाकर मिला है इससे हमें पता चलता है, बाण के आगे का जो आगा भाग मिला है इससे हमें क्या पता चलता है, बनाकर मिला है तो लोग क्या शिकार करते थे, गणेश्वर के लोग क्या करते थे, शिकार है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बनाकर मिलने के कारण हमें क्या पता चलता है कि लोग क्या थे, शिकार करते थे, शिकारी थे, शिकार करते थे, शिकारी थे। तो ये शिकार करेंगे, शिकार करते थे, बाण का आगे का नुकीला भाग है, शिकारी थे तो शिकार करते थे, शिकार क्या है, इससे हमें पता चलता है कि जो बाण के आगे का नुकीला भाग मिला है, ये तीर चलाते, तीर कहाँ चलाएंगे, आसपास का क्षेत्र तो क्या वैसे था। तो ये नदी बहती थी, कौन सी है, नदी बहती है, तो नदी का नाम कौन सा, कांतली है।
इससे हमें पता चलता है कि लोग शिकारी थे, शिकार करते थे। और ये क्या है, यहां से हमें एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली करने का कांटा मिला है। पहला तो कौन सा है, लोग क्या थे, शिकारी थे, यानी बाण के आगे का नुकीला यहाँ शिकार करते थे, आसपास का क्षेत्र उसमें। दूसरा हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली को जब पकड़ते हैं तो उसका ऐसे कांटा होता है, उस कांटे को मछली के मुंह में लग जाता है, उसको बाहर निकालते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग यहाँ मछली पकड़ते थे। तो मछली क्यों पकड़ेंगे, बेचने के लिए तो पकड़ेंगे नहीं, उसमें क्या खाने का जो ये साधन था, जीविकोपार्जन का जो साधन था वो कौन सा था, ये थे। तो इससे पता चलता है कि मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि लोग क्या थे, मांसाहारी थे। लोग क्या थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी भी थे, साथ साथ में क्या मांस भी खाते थे। तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे हम पता लगाते हैं, या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यानी मछली जब पकड़ते थे तो उसका काम क्या था, खाने का था, ठीक है, बेचने का तो था नहीं, क्योंकि उसमें के जीव का उपार्जन के लिए ही साधन थे। तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग इस प्रकार के थे, मांसाहारी थे। कुछ शाकाहारी भी होंगे तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी, कई ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी प्लस मांसाहारी थे। अगर दोनों में एक्यूरेट दे दिए जाए शाकाहारी प्लस मांसाहारी तो दोनों करेंगे, अगर एक दे दिए जाए मांसाहारी तो यहाँ के लोग क्या थे, मांसाहारी थे, क्योंकि मछली पकड़ते थे, बाण के आगे का नुकीला भाग मिला है, जिससे क्या शाकाहारी शिकार करते थे, शिकारी भी थे, और मांस खाते थे, मांसाहारी भी थे। और जो ये क्या नदी है, इसमें क्या ये क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो नदी है, कांतली नदी है, किस प्रकार की है, नित्यवाही नदी है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो इससे छठा पॉइंट हमें पता चलता है, कांतली नदी नित्यवाही नदी है, नित्यवाही है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है। क्यों लोग क्यों चीज रखते थे, ये क्या है, बाण के आगे का नुकीला भाग रखते थे। और अगर हम बात करते हैं मछली पकड़ने का कांटा रखते थे, कोई व्यक्ति साधन क्यों रखेगा, जब उसके पास कुछ स्रोत का कार्य करने के लिए हमारे पास किताबें क्यों रखते हैं, पेन क्यों रखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तभी रखते हैं। कोई नए पढ़ने वाला व्यक्ति, उसको किताब और पेन का क्या काम, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये रखते थे, कौन सा है, मछली पकड़ने का कांटा रखते थे, जिससे ये पता चलता है रेगुलर इसको यूज में लेते थे। रेगुलर यूज कहाँ, नदी में लेंगे, मछली तो क्या नदी या तालाब में आसपास के क्षेत्र में होगी, तो वहां से काम में लेते थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये नित्यवाही यानी वर्ष भर बहने वाली नदी थी, जिससे क्या है, ये अपने डेली रूटीन में क्या मछली का प्रयोग करते थे। तो ये मुख्य जो बातें हैं वो कौन सी थी, गणेश्वर सभ्यता की, यानी यहाँ से क्या हमें दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है, बाणागर मिला है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर हम बात करते हैं कि लोग थे वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया सर्वाहारी है, तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी क्या कहा जाता है, सर्वाहारी, यानी कुछ लोग कुछ मांस खाते थे और कुछ क्या शाकाहारी थे, यानी रोटी खाते थे। तो ये कौन से सर्वाहारी लोग थे। और गणेश्वर सभ्यता हमें पता है किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्रजन्य या ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन या ताम्रजन्य, यानी ताम्र को जन्म देती है, ताम्रजन्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रजन्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक शब्द है, इसमें आप कंफ्यूज हो, जब आहार की तरफ चलेंगे तो उसका एक अलग नाम होगा। तो ताम्रयुगीन या ताम्रजन्य सभ्यता कौन सी कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन या ताम्रजन्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हमने एक पढ़ा था, खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिसका नाम कौन सा है, खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, कांतली या कांटली, जो नित्यवाही यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है। अब इस खंडेला की कुछ और प्रसिद्धि है। हाँ, इस खंडेला की प्रसिद्धि क्या है, यहाँ के गोटे के प्रकार है। खंडेला क्या है, प्रसिद्धता है, इसका क्या है, मुख्य प्रसिद्धि किसके कारण आती है, गोटे के प्रकार है, गोटे के प्रकार है। तो इसको गोटा क्या होता है, ये महिलाएं जानती है, आदमियों को तो नहीं पता है, लेकिन जो महिलाएं होती है उनको इस गोटे के प्रकार का पता होगा। तो खंडेला किस लिए प्रसिद्ध है, दूसरा खंडेला जो है वो अपने गोटे के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। ये जो गोटा होता है ये मुख्यतः कहां पर लगता है, जो महिलाएं पीड़ा पोंचा पहनती है, पीड़ा पोंचा जो पहनती है उनके ऊपर एक संरचना बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गोटा कहते हैं, ठीक है, जिससे उस पीड़े पोंचे का क्या आकार बहुत ही सुंदर हो जाता है।
तो इन पीले पोमचे की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर जो गोटा लगता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला का प्रसिद्ध है। इस गोटे की विभिन्न प्रकार की है, ठीक है। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, कई बार प्रश्न आया था। लप्पा, लप्पी, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी क्या है? ऑप्शन दे दिया था आपको कि लप्पा क्या है? एक ओढ़ने की वस्तु है, या नहाने का कोई साधन है, या घूमने का कोई स्थान है, या चौथा कोई और दे देते हैं भ्रमण के लिए कोई इच्छुक कोई गंतव्य स्थान है। इस प्रकार चार ऑप्शन अपनी तरफ बना के दे देते हैं। तो लप्पा क्या है? लप्पा एक गोटे का प्रकार है जो एक किसके ऊपर लगता है? पीले पोंछे पर लगता है। पीला पोंछा आपने देखा, महिलाओं के द्वारा पीला पोंछा पहना जाता है, तो इस पीले पोंछे पर गोटे लगाए जाते हैं, जिसमें क्या है? लप्पा एक प्रकार है, ठीक है। तो इस पीले पोंछे का प्रयोग कौन करती है? सर्वाधिक महिलाएं, जाट महिलाएं, जाट महिलाएं हैं इस पीले पोंछे का प्रयोग करती हैं। जो ज्यादा सुदृढ़ लोग होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो पीड़े का प्रयोग कौन कर सकते हैं? सर्वाधिक उपयोग जाट महिलाओं के द्वारा। अपने समान्य लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जाट घराने होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अपने सोच ही नहीं सकते हैं, तो सर्वाधिक प्रयोग क्या है? इन जाट महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग ये करते हैं। बाकी सामान्य लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है, महंगे होती है, इनके क्या पैसे ज्यादा लगते हैं, तो महंगे होते हैं, तो उनके द्वारा किया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग जाट महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो क्या कहलाता है? पीले पोंछे पर किया जाता है, जिसका नाम क्या है? गोटे। पीले पोंछे पर किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के गोटे लगते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी। अपने तो अपने क्वेश्चन से मतलब है कि लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है और किसके ऊपर प्रयोग लिए जाते हैं? पीले पोंछे पर प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र में कौन सी महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आया है, तो सर्वाधिक प्रयोग है जाट महिलाओं के द्वारा, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक आता है केरी भात व ताड़ी भात की ओढ़नी है, ठीक है। तारा भात व केरी भात की ओढ़नी है, जो आदिवासी महिलाएं उनके द्वारा तारा भात व केरी भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो इसमें लिख देते हैं पॉइंट और तारा भात व केरी भात, तारा भात व केरी भात की ओढ़नी कौन सी पहनती है? आदिवासी महिलाएं। तारा भात व केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के द्वारा क्या पहना जाता है। लेकिन पूछेगा कि जो लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी है, किसके द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है? तो सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाओं के द्वारा। जबकि लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी आदिवासी लोग के क्षेत्र होते हैं, आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो अब एक हमने पढ़ा था पीले पोंछे पर लगता है। गोटा किस पर लगता है? पीले पोंछे पर लगता है। तो ये जो पीला पोंछा है, इनको बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पीले पोंछे को बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम हो। प्रश्न पूछा गया है कि पीला पोंछा बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको रंगरेज है, नीलगर या नीलगर कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट है पीला बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पीला बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? रंगरेज, या इसे क्या कहा जाता है? दूसरा नीलगर है, रंगरेज, नीलगर या नीलगर कहा जाता है। तो पीला बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? रंगरेज है, नीलगर या नीलगर कहलाता है। इससे अगला पॉइंट लिखेंगे, पीला बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पीला बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विषायती है। कौन सा साहित्य है? विषायती है। आपने सुना होगा कई बार, पीले ले, ऐसे ऐसी आवाज निकालता है, पीले ले लो, ऐसे देखिए लंबी सी आवाज निकालता है, जिसे क्या कहा जाता है? विषायती है। और ये पीले को बेचने का कार्य करता है। गांव, अब तो नहीं आते गांव में, शहरों में से पहले लोग आए थे, ये पीला लेकर घूमते थे, जिसमें ये लंबी एक राग निकालते थे, जिससे पता चल जाता था कि पीले वाला आ गया। महिलाएं इसको खूब जानती हैं, महिलाओं के द्वारा, क्योंकि महिलाएं खरीदती है, पुरुषों का तो क्या काम है। तो महिलाओं के द्वारा जब भी पीला बेचने वाला आता था, तो इसको क्या देखकर महिलाएं इकट्ठी हो जाती, तो यहाँ से के पीले खरीदती थी। तो इसे बनाने वाला तो क्या कहलाता है? रंगरेज है, नीलगर और नीलगर कहलाता है। और पीले बेचने वाला व्यक्ति कौन सा है? विषायती है, ठीक है। तो पीले वो मत समझ लेना, एक आता है वो दे दे भाई 10 रुपया गोदान तेरो बाबूजी, ऐसे कहते हैं, दे दे भाई साड़ी गोदान तेरो दादूजी, ऐसे वो बनाते हैं, वो पावड़ी होते हैं। वो कौन से होते हैं? पावड़ी होते हैं। और जो लंबी तार लेकर आवाज लगाते हैं, पीले ऐसे करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पीले बेचने वाले होते हैं, जिन्हें विषायती कहा जाता है। और अब ये जो पीला है, इसका प्रयोग कौन लेता है? पीले की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं पीला जो होता है वो बच्चे के जन्म पर काम में लेते हैं। पीला की अगर बात करते हैं
तो बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में ये पीड़ा ओढ़ा जाता है, पीड़ा पहना जाता है। तो पीड़े का उपयोग की अगर बात करूं तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है। पीड़ा पोमचा है, इसका पूरा नाम कौन सा होता है, पीड़ा पोमचा है। दो अलग अलग नाम है, सुना होगा, पीड़ा प्लस पोमचा। पीड़ा जो होता है ये महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है, पहना जाता है, और कब है, बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर तो हम क्या पहनते हैं, महिलाएं जो होती है बच्चे के जन्म पर तो क्या पहनती, पीड़ा है। सामान्य से एक भाषा दे दी कि पीड़ा पोमचा है, किसी महिला से पूछे तो क्या है, उसने तो पीड़ा पोमचा पहना। लेकिन पीड़ा और पोमचा दोनों अलग अलग चीज है। पीड़ा और क्या है, पोमचा अलग अलग चीज है। पीड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चे के जन्म के ऊपर पहना जाता है, बच्चे के जन्म देने के पर पहना जाता है। प्रथम बार पीहर पक्ष लाता है, प्रथम बार कौन लाता है, प्रथम बार पीहर पक्ष है। पीहर पक्ष के द्वारा प्रथम बार पीड़ा लाया जाता है। पीड़ा पहनती कौन है, महिलाएं पहनती। कब पहनती है, बच्चे के जन्म के उपरांत है, बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में के बच्चे के जन्म देने के बाद पहनती है, और प्रथम बार कौन लाता है, पीहर पक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसका रंग की अगर बात करते हैं, पीड़ा की अगर बात करते हैं, जो रंग होता है, अगर किसी महिला के लड़का हुआ है तो कुआं पूजन करने के लिए जाती है तो इसे ओढ़ कर जाती है। पीड़ा जो होता है, ये जो बच्चा हुआ है किसी के, तो वो क्या कुआं पूजन पर जाती है, कुआं पूजन के समय ये पहन कर जाती है। शाम के समय करते हैं मोस्टली, जो महिलाएं होती है उस दोपहर के बाद शाम के समय कुआं पूजन करती है, ठीक है। यानी महिलाएं कहीं कोई स्थान होगा अपने गांव में प्रवेश में, उससे क्या है, पानी लेकर आती है, तो ये क्या है, ओढ़ कर जाती है, जिसे कुआं पूजन कहा जाता है। जिसे क्या ओढ़ कर जाती है, वहां से पानी लेकर आती है, जिसे कुआं पूजन या जड़वा कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, जड़वा पूजन। यानी महिलाओं के द्वारा जब कुआं पूजन या जड़वा पूजन किया जाता है तो उस समय जो पहनावा पहनती है उसे क्या कहा जाता है, पीड़ा कहा जाता है। यदि लड़का हुआ है, यदि लड़का हुआ है तो केसरिया रंग का पीड़ा पहना जाता है, केसरिया रंग। यदि किसी भी महिला के लड़का हुआ है तो उस समय केसरिया रंग का पीड़ा पहना जाता है। यदि किसी महिला के लड़की हुई है, लड़की हुई है तो उसमें गुलाबी रंग का है, कौन सा आता है, गुलाबी रंग का पीड़ा पहना जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, कोई नलकूप होता है या आसपास की कोई चीज होती है, वहां से क्या महिलाएं हैं जो पानी भरकर लाती है गड्ढे में, या कोई चीज होती है उनके पात्र में, ये पहनकर लाती है, ठीक है। ये वहां से पानी लेकर आती है, और उनका छोटा जो देवर होता है या जो कोई होता है उनके परिवार में, वो उसी हाथ लगवाता है, उठाता है, वो उनको पैसे देते हैं, जो भी एक होती है उनकी रस्म होती है वो अदायगी की जाती है। शाम के समय ये होता है। तो बच्चे के जन्म पर है प्रथम बार पीड़ा कौन लाता है, पीहर पक्ष के द्वारा लाया जाता है। केसरी रंग का, मोस्टली केसरी रंग का होता है, आजकल तो अपने हिसाब से कैसा भी लाओ, लेकिन केसरी रंग का पीड़ा होता है लड़के के जन्म पर। यदि लड़की होती है तो लड़की के समय गुलाबी रंग का पीड़ा होता है। एक होता है पोमचा है, तो ये विवाह के पक्ष पर, विवाह के समय जो लड़की पहनती है, विवाह के समय, विवाह के समय लड़की जो पहनती है उसे क्या कहते हैं, पोमचा है। तो पीड़ा क्या है, जब लड़की बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो पहना जाता है उसे पीड़ा कहा जाता है। पोमचा के है, विवाह के बाद है, ठीक है, विवाह के बाद है, विवाह के समय या विवाह के बाद लड़कियां जो पहनती है उन्हें पोमचा कहा जाता है, और इस कारण क्या होता है, पीड़ा है। इस कारण क्या होता है, पीड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, खंडेला है, उससे संबंधित कुछ बातें थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खंडेला की प्रसिद्धि किसके कारण है। तो खंडेला की प्रसिद्धि की हम बात करते हैं, खंडेला की प्रसिद्धि यहाँ के गोटे के प्रकार है। गोटे के प्रकार है लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी है, जिनका सर्वाधिक प्रयोग में अगर मैं बात करूं तो किसके हैं, जाट महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। कौन सी ओढ़नी होती है, उनकी ओढ़नी क्या है, पीले पोमचे पे कहते हैं जो ओढ़ी जाती है, तो उनके ऊपर भी क्या है, गोटे के प्रकार लगाए जाते हैं। और सामान्य से अगर बात करूं कि जाट महिलाओं के द्वारा जो पीड़ा पोमचा होता है उसके ऊपर पीड़ा अलग है, पोमचा अलग है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग रूप से लगाए जाएंगे। पीड़े पोमचे पर इनका प्रयोग किया जाता है। एक होता है कि जो यहाँ की आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा एक पहनावा पहना जाता है। आदिवासी महिलाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके द्वारा एक पहनावा पहना जाता है जिसे तारा भात व केरी भात की ओढ़नी कहते हैं। ओढ़नी होती है, इस्मानी सी होती है, इस्मानी से पैसे किया जाती है। तारा भात व केरी भात की ओढ़नी तो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है, और जो ज्यादा पैसे वाले बड़े लोग होते हैं वो कौन सा पहनते हैं, जो पीड़ा पोमचा है इनके ऊपर गोटे लगाते हैं। गोटे विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे गोटे होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो हमने कौन सी सभ्यता चर्चा की थी, गणेश्वर सभ्यता है, इसमें मोस्टली इतना ही, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता में पहला तो पॉइंट आता है कि कौन सी नदी के मुहाने पर है, कांतली नदी के मुहाने में, किस क्षेत्र में है। तो ये अगर बात करते हैं खेतरी झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र है, वहां से प्राचीन समय से क्या तांबा निकाला जा रहा है, यहाँ से क्या ताम्रयुगीन या ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, इसकी अगर मैं खोज बात करता हूँ तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा है, ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसकी क्या खोज
की गई थी। 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोजने का कार्य किया। उत्खनन की अगर हम बात करूं तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसके खोदने का कार्य किया था। गणेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के सारे जो मकान हैं मोस्टली पुराने समय के जो मकान है वो पत्थरों से बनाए गए। आज तो फिर भी ईंटों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मकान सारे पत्थरों से बने हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता सभी प्राचीन समय के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाला सुई है, लोटा है, गिलास है, थाली है, चम्मच, ये चीजें मिली हैं। और यहाँ के एक बाणागर मिला है, बाण के आगे का मुकेला जो भाग है वो मिला है, जिससे हमें पता चलता है लोग क्या शिकार करते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिला है, एक तांबर जो क्या है, एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि लोग क्या थे, शाकाहारी थे। तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों का रूप क्या कहलाता है, सर्वहारी थे। यहाँ के लोग कुछ कहें मांस खाते थे, कुछ नहीं खाते थे। यहाँ की जो अगर हम बात करते हैं ये सभ्यता किस प्रकार की थी, सर्वहारी सभ्यता थी। अगर ऑप्शन में आएगा मांसाहारी तो मांसाहारी पे जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को उत्तर देना होगा। मैंने दोनों चीजें बता दी, शाकाहारी भी थे कुछ और कुछ मांसाहारी भी थे। यहाँ से क्या है, हमें अगर हम बात करते हैं गणेश्वर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा गोटे का प्रयोग किया जाता है। खंडेला है उसकी क्या प्रसिद्धता है, और महिलाएं पीड़ा और पोंचा दोनों का प्रयोग करती है। पीड़े की अगर हम बात करते हैं, पीड़ा जो पहना जाता है, पीड़ा तो जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी महिलाएं जो पहनती है, यानी जलवा पूजन है वो पूजन करती है तब पहनती है। और पोंचा जो है शादी के बाद में क्या है, जो लड़की कभी भी पहन सकती है। पीड़े का रंग पीला होता है, और पीड़े का रंग क्या होता है, केसरिया या गुलाबी होता है। आजकल तो केसरी प्रयोग में लेते हैं, लेकिन पोंचे का रंग की अगर बात करते हैं वो किस प्रकार होता है, पीड़ा होता है। तो ये हमारी कौन सी थी, गणेश्वर सभ्यता है। तो हमने दूसरी सभ्यता कंप्लीट की। कल इसे अगले वाली सभ्यता पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।